आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्कस करेंगे बेटा। और इसके पहले हम लोगों ने रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया है। ये कुछ उसी तरह है, हम इसको भी रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ये क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं और ये कैसे है। देखिए, एक तो ये एक विशेष प्रकार का डिलोकेलाइजेशन है, स्पेसिफिक डिलोकेलाइजेशन है, जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे कि ये आपका है प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और 2 कार्बन जो आपको ब्लू दिख रहे हैं ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो जो ये रेड वाला कार्बन है जो इससे जुड़ा है, इसमें जो C और H बॉन्ड है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्या है, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। तो इसको ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो अनसेचुरेशन है जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका जो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन अंडरगोज कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन, या सिग्मा जो आपका ऑर्बिटल है वो पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे देखो, ये जो कार्बन है इस वाले आप ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में आ जाइए। तो जो कार्बन है, इस कार्बन का जो हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इस कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है तो ये sp3 होगा। और sp3 में जो आपका लोब्स है वो 4 लोब्स होंगे, ये CH, दिस CH एंड CC। तो ये चारों टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होंगे, और CH जो येलो कलर का दिख रहा है बेटा, इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और तो ये एक आपका p ऑर्बिटल के साथ sp, जो sp3 ऑर्बिटल ये होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो ब्लू कलर का कार्बन दिख रहा है यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से एक जो आपका p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर दूसरा जो sp2 का जो p y या pz जो आपका ऑर्बिटल्स होंगे, तो जो पाई सिस्टम होगा वो पाई सिस्टम इस सिग्मा सिस्टम के साथ मिक्स हो जाएगा, और इस सिस्टम को ही हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन अंडरगोज कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई सिस्टम। एक्चुअली इस सिस्टम को या इस इफेक्ट को सबसे पहले बेकर एंड नाथन ने ऑब्जर्व किया, और वो अपने रिसर्च में बेकर एंड नाथन बताता है कि उसने पायरिडीन एक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन में हेटेरो एटम नाइट्रोजन होता है, एंड एक द कंपाउंड है पायरा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल ब्रोमाइड। जब ये दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तब वो बताता है कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इंडक्टिव इफेक्ट। वो कहता है कि इस अभिक्रिया की गति को या इस अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें कुछ और इफेक्ट्स के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए ये है आपका पैरा एल्काइल बेंजाइल ब्रोमाइड।
पैरा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हमने इसलिए लिखा था कि आर जो है ये एल्काइल है और इसमें सब्स्टिट्यूशन आर की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका पैरा एल्काइल बेंजाइल ब्रोमाइड है रिएक्ट्स विद दिस पाइरिडीन, इस पाइरिडीन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो इस तरह का कंपाउंड बनाता है और इसकी रिएक्टिविटी को बेकर एंड नाथन ने चेक किया। एक्चुअली हम जानते हैं, पहले से भी हम पढ़ रखे हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का, उसका जो ऑर्डर है वो है टर्सरी ब्यूटाइल इज ग्रेटर देन आइसोप्रोपाइल, ग्रेटर देन इथाइल एंड ग्रेटर देन मिथाइल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा टर्सरी ब्यूटाइल जो आपका ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है वो प्रोड्यूस करेगा, उससे कम आइसोप्रोपाइल, उससे कम मिथाइल और उससे कम मिथाइल। यानी कि मिथाइल ग्रुप का, सिंपल मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। लेकिन the rate of above reaction is found to be reversed to the order of plus I effect। इस जो अभिक्रिया अभी बेकर नाथन ने बताई, इस अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इंडक्टिव इफेक्ट के ठीक विपरीत आया, ठीक उल्टा आया या ठीक रिवर्स्ड मिला। यानी कि प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मिथाइल ग्रुप सबसे कम प्रोड्यूस करता है। जबकि इस रिएक्शन में ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि ये जो इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट का, ये ठीक उल्टा इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। यानी कि मिथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट है इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी का वो सबसे ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ब्यूटाइल ग्रुप या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। एक्चुअली इसी इफेक्ट को बेकर एंड नाथन ने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहा। इस इफेक्ट में जो प्लस आई इफेक्ट के प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स हैं उनका जो ऑर्डर है इस इफेक्ट में उसका ठीक विपरीत आता है, उल्टा आता है। और इसी इफेक्ट को बेकर एंड नाथन ने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहा। इसको समझते हैं, हम एक लेते हैं प्रोपाइलीन का एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में आप देखिए ये प्रोपाइलिन का आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड H है। इसमें एक चीज देखिए कि जो ये CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है और हमने अभी पढ़ा कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या है कि ये कमोबेश रेजोनेंस की तरह सिस्टम दिखाई देता है। तब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यानी कि CH बॉन्ड का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग कैपेसिटी के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा। देखिए जो CH बॉन्ड का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के पर शिफ्ट हो रहा है और कार्बन कार्बन जो यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो CH ग्रुप CH2 ग्रुप इस जहाँ कर्सर चल रहा है इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी कि जिस हाइड्रोजन की तरफ से शिफ्ट हो रहा है उस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये एक फॉर्म आ जाएगा, दिस इज द वन फॉर्म। क्या है? फॉर्म ऑफ कैना या कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं, रेजोनेंस फॉर्म कह सकते हैं या हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म कह सकते हैं, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं।
तो ये तो पहले हाइड्रोजन के साथ ऐसा हुआ बेटा कि इस हाइड्रोजन के साथ अगर हम दूसरे हाइड्रोजन को लेते हैं, सपोज दिस, तो ये तो हाइड्रोजन अपनी जगह बॉन्डिंग के साथ प्रेजेंट रहेगा। इसको मान लीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया सेकंड हाइड्रोजन जहां कर्सर चल रहा है इसके साथ होती तो क्या होता। अगर इसके साथ भी होती तो ये पूरा पोर्शन सेम रहता बेटा, जो सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी पर माइनस चार्ज, ये यहाँ पर भी है, ये सेम रहता, बस दूसरे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता। तो ये दूसरा कैनोनिकल फॉर्म या हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म होगा। सेम इसी तरह तीसरे हाइड्रोजन के साथ होगा, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म होंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो हाइड्रोजन H प्लस वाले हैं, इस H प्लस हाइड्रोजन और जो जिस कार्बन से पहले जुड़ा था, इस कार्बन से इसमें कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट में नहीं है। तो चाहे वो इस स्ट्रक्चर को लेंगे जहां कर्सर चल रहा है, इस स्ट्रक्चर को या इस स्ट्रक्चर को, तो इसमें किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। सो दिस इफेक्ट आल्सो टर्म्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये कार्बन है, यहाँ हमारा कर्सर चल रहा है बेटा, आप ध्यान रखिए कि ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि इससे एक कार्बन, यानी कि ये अल्फा पोजीशन है। जब इसको ऐसे करेंगे तो जस्ट मिनट आप होल्ड करिए, ये जो आपका है, एक मिनट, बेटा जो ये हाइड्रोजन है, जैसे ये आप देखिए यहाँ पर, सॉरी कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे देखिए कर्सर के थ्रू, तो ये जो आपका अनसैचुरेटेड है, इसके बाद जो पहला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो ये 3 हाइड्रोजन है, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो स्पेशली जो एक सिस्टम चाहिए H, यहाँ कर्सर H C सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि H सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि ये जो सिस्टम है H सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, जहां ये सिस्टम होगा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इस अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तब उसके नंबर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेंगे। इट मीन्स कि in this example methyl group showing maximum effect due to the maximum number of alpha hydrogen to the क्या है पोजीशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उससे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, उसकी वजह से ये आपका स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली it is clear that this effect is arises due to presence of alpha hydrogen atom adjacent to the doubly bonded carbon। जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके से जुड़े हुए अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से इस तरह का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इसमें नंबर्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा है तो
हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म ज्यादा बनेंगे, यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा बनेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि रेजोनेंस जब हमने पढ़ा है तो वहां रेजोनेंस हाइब्रिड की संख्या ज्यादा होने पर कैनोनिकल फॉर्म की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जितनी ज्यादा संख्या में अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही ज्यादा संख्या में हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे या रेजोनेंस फॉर्म बनेंगे, और उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। यानी कि जितनी ज्यादा संख्या में हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होंगे उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। तब इन द केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में देखें तो जो ऑर्डर ऑफ डिक्रीज ऑफ जो होगा, जो ऑर्डर इसके डिक्रीज करने का इफेक्ट के, वो इस ऑर्डर में होगा। यानी कि मिथाइल ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इथाइल का होगा, उससे कम प्रोपाइल का, और सबसे कम ब्यूटाइल का होगा। क्योंकि जब हम मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करके देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जब हम मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ जाते हैं तो वो कटती जाती है, कम होती जाती है। Okay, now actually what is the requirement of hyperconjugation? हाइपरकॉन्जुगेशन का मेन रिक्वायरमेंट क्या है? आप देखेंगे पहला रिक्वायरमेंट है कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। यानी कि उसमें कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा जो अभी हमने जो पढ़ा और उससे जो रिक्वायरमेंट निकल के आई, पहला तो हो गया sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा अल्फा कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। यानी कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लगे हुए कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। दैट इज द टू रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, देन नाउ we discuss its application of hyperconjugation और रेजोनेंस। हाइपरकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस का इफेक्ट जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, और in the calculation of double bond या explanation of dipole movement। तो इन सब में इसका इफेक्ट है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सारे एल्कीन्स अभी हम आगे लेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये स्ट्रक्चर या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने पहले भी अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को हमने ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो जहाँ कर्सर चल रहा है सी डबल बॉन्ड सी, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसके एडजेसेंट ये कार्बन है जहाँ कर्सर चल रहा है, और इस कार्बन से देखिए 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं। हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए तो जिसमें C डबल बॉन्ड C है,
इसके एडजेसेंट एक कार्बन चाहिए जो sp3 हो, तो ये CH3 वाला जहां कर्सर चल रहा है ये पोर्शन sp3 का है, और इस कार्बन से जुड़े हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये सारे कंडीशंस को पूरा करता है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। तो इस प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 3 रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है लार्जर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मोर आर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस फॉर्म, यानी कि इस कार्बन अनसेचुरेटेड कार्बन से जितनी ज्यादा संख्या में एल्काइल ग्रुप होगा या अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा उतने ही ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म बनेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं, इसमें भी सेम होगा। और greater the number of hyperconjugative forms more stable is the alkene। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म की संख्या ज्यादा होने पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ अब ये हो गया कि इस तरह स्ट्रक्चर होगा तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ हम देखते हैं वन बाय वन, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले हमने लिया है बेटा इथेन। इस अनसेचुरेटेड सिस्टम में sp हाइब्रिडाइड कार्बन तो है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन नहीं है। इसका मतलब है कि इस इथेन में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, और इसकी वजह से ये जो आपका है अल्फा हाइड्रोजन एटम न होने की वजह से इसका कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन इस आप दूसरे में देखिए जो आपका प्रोपीन है, ये अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट एज ए एग्जांपल। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है जो रेड कलर का CH3 है, ये अनसेचुरेटेड ये कार्बन ये, और 3 हाइड्रोजन एटम जो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसके 3 स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हम लेते हैं सिस ब्यूटीन 2 ईन। सिस ब्यूटीन 2 ईन है, तो इसमें सिस और ट्रांस आपने पढ़ रखा है, और नहीं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर सेम ग्रुप लाई ऑन सेम साइड ऑफ द अनसेचुरेटेड सिस्टम, अनसेचुरेटेड सिस्टम या डबल बॉन्ड के एक साइड में, सेम साइड में अगर सेम ग्रुप होते हैं तो वो सिस कहलाता है, और अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस कहलाता है। इसको हम और अच्छी तरीके से जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ बस इतना समझ लीजिए। तो ये एक तो सिस ब्यूटीन है, लेकिन यहाँ देखिए अनसेचुरेटेड सिस्टम से 2 कार्बन लगे हैं अल्फा पोजीशन पर, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। इट मींस कि सिस 2 ब्यूटीन में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होंगे। इसी तरह ट्रांस भी है, ट्रांस की पोजीशन CH3 की अलग है, इस वजह से यहाँ भी चूंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम की संख्या 6 है, इसलिए इसका भी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एट इन द 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन यानी डी स्ट्रक्चर जो है, इस डी स्ट्रक्चर में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फा कार्बन एटम है, और 3 अल्फा कार्बन एटम जो रेड कलर का दिखा रहे हैं इससे 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म इसके बनेंगे। इसी तरह से 2,2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ईन में 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, इस वजह से ये 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगा। अब आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें किस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं और कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। तो हमने पहले ही बताया था बेटा जस्ट इसके पहले कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ही संख्या में हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे,
और जितनी ज्यादा संख्या में जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म जिसके होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें आपने देखा कि जो ई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर ई जो है, इसके 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसके 12 जैसे हमने प्रोपीन का डिस्कस किया, इस तरह आप सारे हाइड्रोजन और कार्बन को लेके बना सकते हो। तो इसमें 12 इसमें हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म होंगे और इस तरह से जो सबसे ज्यादा जिसके होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज दिस। तो एफ, एक मिनट, ए सी सी डी ई, बेटा ये ई को इसको ले लीजिए, एक मिनट, ए बी C1 C2 डी एंड ई। यहाँ पे इसको एफ की जगह इसको ई मान लीजिए, गलत आ गया है, और ई की जगह डी कर लीजिए। आप नोट कर रहे हो तो एफ की जगह ई और ई की जगह आप कर लीजिए डी। देन C2 और C1 जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तब यहाँ तो करीब करीब, चूंकि हम इस आधार पर ले रहे हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं तो दोनों में सेम हैं, इसलिए यहाँ पर तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सेम होगी और उससे कम बी का और उससे कम ए का। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ई स्ट्रक्चर होगा, देन डी स्ट्रक्चर होगा, देन C2 इज इक्वल टू C1 होगा और उसके से कम बी स्ट्रक्चर और उससे कम ए स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। बट एक चीज हमने जो अभी लिया आइसोमर के केस में, ध्यान से देखिए, ये दोनों आइसोमर हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म को जब डिस्कस करेंगे उस समय तो ठीक है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। बट अगर इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो दोनों सेम नहीं होंगे। इसके दूसरे कारण हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर आपसे पूछा जाता है तो दोनों सेम होंगे, बट अगर इसको सेपरेट पूछा जाता है तो इसकी चीज अलग आएगी। और वो इसलिए आएगी कि इसमें आप देख रहे हैं हमने स्ट्रक्चर बनाया है और जो ये हमने सर्किल बनाया है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ CH3, यानी कि जो CH3 है इसको हमने इन सर्किल से दिखाया है क्योंकि इसका आकार बड़ा है। जब तीनों हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाएंगे तो इसका आकार बड़ा हो जाएगा। और उस आकार के साथ आप देखिए सिस स्ट्रक्चर की स्टडी करिए जिसमें दोनों ही CH3 ग्रुप सेम साइड में हैं, और ट्रांस स्ट्रक्चर की स्टडी करिए जिसमें कि दोनों ही CH3 ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है। तो किस स्ट्रक्चर में फोर्स ऑफ रिपल्सन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा? नेचुरल सी बात है, जिसमें ज्यादा नजदीक होंगे CH3 उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेगा। और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा बेटा वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि जब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो उसको डिस्टेबिलाइज करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सिस फॉर्म में दोनों ही CH3 नजदीक हैं और ट्रांस फॉर्म में दूर हैं, तब सिस फॉर्म के दोनों CH3 में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा और ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे। इट मीन्स कि सिस आइसोमर डिस्टेबिलाइज हो जाएगा, यानी कि अस्थाई हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। तो अगर सिस और ट्रांस की बात करें बेटा तब ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा समय 2-3 मिनट बचे हैं तो नहीं